नीचे बैठ जा। बैठ जा जल्दी, टाइम वैसे ही कम बच रहा है, 26 मिनट हो गई। 1.5 घंटा संपत्ति बची है। तो निलंबत के जो कण हैं यहाँ पर, निलंबित के कण हम आंखों से देखे जा सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग हो जाते हैं। तो निलंबन के गुणधर्मों की बात करें, यहाँ पर निलंबन के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। पहला तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलयन हमने देखा था सममांगी है, जबकि निलंबन ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जबकि विलयन के अंदर वो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पा रहे थे। तो निलंबित कण है प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उनका मार्ग यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई देता है। और जब इसे शांत छोड़ देते हैं, यानी निलंबन के बाद जब इनको शांत छोड़ देते हैं, तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जबकि विलयन में ये नीचे की ओर नहीं बैठते हैं। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, जबकि विलयन हमारा क्या होता है, स्थायी होता है। और छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, जबकि विलयन में हम छानन विधि के द्वारा कणों को पृथक नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर निलंबन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, छानन विधि के द्वारा इन कणों को से पृथक कर सकते हैं। तो जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। सल्फेट का ये विलयन लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन ये प्रभाव नहीं दिखाता है, ये बता रहा है। और दूसरा यहाँ पर ये ए के अंदर दिखा रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन ए में डाला गया है, ये टिंडल प्रभाव है, नहीं दिखाता है। जबकि बी के अंदर हमने क्या लिया है, दूध और पानी का मिश्रण है, ये टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें कि निलंबन है वो समाप्त हो जाता है अगर सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी विलयन के अंदर प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाती है, जबकि निलंबन में प्रकाश की किरण है गुजर पाती है। अब कोलाइड विलयन की बात करें, कोलाइडल विलयन क्या होता है। कोलाइडल विलयन जैसे फोर्थ समूह जो हमने लिया था, चौथे समूह को हमने क्या दी थी, दूध और चाय की कुछ बूंदें दी थी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। कोलाइडल कोलाइडल विलयन, इसमें कोलाइडल विलयन में क्या होगा है, उसके द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहते हैं, यानी जिसमें हमने दूध और चाय की बूंदें दी थी। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार यहाँ पर छोटा होने के कारण यह मिश्रण सममांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। यानी ये लगता तो ऐसा है कि ये सममांगी मिश्रण है। जैसे हमारे पास में तीन चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, एक तो विलयन पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है निलंबन, और एक हम पढ़ रहे हैं अभी निलंबन है जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कोलाइडल विलयन है, ये दिखता तो कैसा है, विलयन के जैसा है, यानी दिखते तो छोटे छोटे कण हैं, लगता तो ऐसा है कि ये सममांगी मिश्रण होगा, लेकिन ये तो दूध में ऐसा लगता है कि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे 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 कण होंगे, लेकिन छोटे छोटे कण नहीं होते हैं इसके अंदर। ये क्या होता है, विलयन विषमांगी मिश्रण टाइप का होता है। दूध दिखता तो हमें सममांगी मिश्रण के जैसा है, लेकिन होता कैसा है, विषमांगी मिश्रण ये होता है। अब यहाँ पर जैसे कि कोलाइडल कणों के बारे में बताया गया कि कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंख से नहीं देख पाते, यानी कि दूध के अंदर जो कण होते हैं उनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण है इन कणों के अंदर, यानी कोलाइडल जो कण है इनमें
प्रकाश की किरण आसानी से फैल जाती है। और यहाँ पर हम देखें कि प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कोलाइडी विलयनों के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यानी प्रकाश जो आता है कमरे के अंदर छोटे छोटे छेदों यानी जाली के द्वारा जो प्रकाश आता है, जैसे कमरे के अंदर ऊपर जो जाली लगी होती है उसमें जो प्रकाश आता है, छोटी छोटी किरणों के द्वारा जो प्रकाश आता है, वो कौन से प्रभाव की वजह से आता है? वो टिंडल प्रभाव की वजह से आता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी विलयनों के द्वारा प्रकाश की किरणों को दर्शाना। यानी कोलाइडी जो कण हैं उनमें ये कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, वही हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब हम बात करें कि कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण ऐसा होता है। यानी हमें कमरे के अंदर प्रकाश दिखाई क्यों देता है? एक फिक्स जगह पर हमें प्रकाश इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में या हमारे कमरे के अंदर क्या पाई जाती है? धूल और कार्बन के कण पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे धूल और कार्बन के कण होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं। और जब ये कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? आसानी से प्रसारित कर देते हैं, यानी आसानी से हमें दिखा देते हैं, इसलिए हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के कारण या कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण हमें क्या दिखाई देता है? प्रकाश दिखाई देता है। तो वो किसकी वजह से दिखाई देगा? टिंडल प्रभाव की वजह से दिखाई देता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, यानी घने जंगल में जो ऊपर की साइड, घने जंगल में ऊपर की साइड क्या होते हैं? पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे ऊपर की साइड छाए रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, प्रकाश है जमीन पर पहुंच जाता है, उन्हें पेड़ पौधों को चीरता हुआ प्रकाश जमीन पर पहुंच जाता है। वो कौन से प्रभाव की वजह से पहुंच पाता है? टिंडल प्रभाव की वजह से पहुंच पाता है। तो वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं और वो हमें प्रकाश दिखा देते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है कि जंगल के अंदर क्या होता है? कोरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं और वो जल के कण किसकी तरह व्यवहार करेंगे? कोलाइडी विलयनों की तरह व्यवहार करते हैं। अब कोलाइडियों के अन्य उदाहरण हम देखें, कोलाइड्स के कौन कौन से सामान्य उदाहरण हैं। पहला है यहाँ पर परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था है जैसे कि द्रव दे रखी है परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षेपण माध्यम किसके माध्यम में कर रहे हैं हम? जैसे गैस के लिए कर रहे हैं। प्रकार कौन सा है? ये एरोसोल है। एरोसोल का उदाहरण क्या है? अगर हम बात करें एरोसोल की उदाहरण, यानी कोलाइडी विलयन हमारे पास में पाए जाते हैं एरोसोल के रूप में। तो एरोसोल के उदाहरण क्या है? जो कोहरा, जो धुंध क्षमती है बनती है हमारे यहाँ पर, वो किसका उदाहरण है? कोहरा, यानी कि कोलाइडी विलयन की वजह से उदाहरण है। और वो टिंडल प्रभाव की वजह से धुंध हमें दिखाई देती है। बादल है, बादलों की वजह से सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो किसकी वजह से है? कोलाइडी विलयनों की वजह से है। कुहासा होता है। कुहासा मतलब होता है घोर, जैसे अंधकार टाइप में होता है, उसमें प्रकाश की किरण जो हमें दिखती है वो कुहासा कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ये कोहरा है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी होती है? यानी परिक्षिप्त से प्रावस्था मतलब पहले की अवस्था कौन सी है? द्रव। परिक्षेपण के बाद में किसके रूप में हो जाता है? जैसे कोहरा गैस के रूप में हो जाता है। प्रकार कौन सा है? एरोसोल। इसी तरीके से अगर हमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि परिक्षेपण से पहले की अवस्था दे रखी है ठोस, और ठोस का परिक्षेपण के माध्यम दे रखा है, वो दे रखा है गैस, यानी कि गैस के अंदर होता है, तो वो कौन सा होता है? जैसे धुआं है, तो धुआं ठोस का होता है, यानी ठोस का जो एरोसोल बनता है वो धुआं होगा। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे जो धुआं बनता है वो ठोस का एरोसोल बनता है, इसलिए धुआं बन रहा है। दूसरा, स्वचालित वाहन का निशान हम चलाते हैं तो वाहनों से जो धुआं निकलता है वो भी किसका उदाहरण है? ठोस है, वो एरोसोल में कन्वर्ट होता है, एरोसोल में बदलता है। कौन से माध्यम की वजह से बदलता है? वो गैस के माध्यम की वजह से बदलता है, तो ये भी कोलाइड का उदाहरण है। तीसरा हमारा दे रखा है गैस। अगर गैस द्रव में बदलता है, यानी गैस द्रव माध्यम की सहायता से किस में बदल रहा है? फॉर्म में बदल रहा है, तो ये उदाहरण कौन सा होगा? जैसे शेविंग क्रीम, जैसे हम शेविंग करते हैं या शेविंग करवाते हैं तो वहां पर जो झाग बनते हैं शेविंग क्रीम के, वो कौन सा उदाहरण है? कोलाइड के सामान्य उदाहरण है। दूसरा, वो शेविंग क्रीम में क्या होता है? गैस है, वो गैस फॉर्म का रूप ले लेता है, किसके माध्यम से? द्रव के माध्यम से। इसी तरीके से अगर द्रव द्रव के माध्यम से क्या बना रहा है? इमल्सन बना रहा है। इमल्सन मतलब कि द्रव से द्रव बन रहा है। जैसे दूध है, दूध होता है उसमें द्रव का द्रवी बना रहता है। फेस क्रीम
सकती है, जो हम फेस क्रीम जैसे कि फेयर लवली हो सकती है या और टाइप की कोई क्रीम है वो हो सकती है, वो किसका उदाहरण होगी यहाँ पर, कोलाइड्स के सामान्य, यानी इसमें द्रव का द्रव के द्वारा ही होता है यहाँ पर परिक्षेपण, और इसका प्रकार कौन सा है, इमल्सन का प्रकार है। फिर है ठोस, ठोस अगर द्रव में बदल रहा है, ठोस द्रव में बदल रहा है तो सॉल, सॉल प्रकार है ये, और इसमें उदाहरण क्या होगा, जैसे कि मैग्नीशियम मिल्क या कीचड़, कीचड़ जो होता है किसी भी प्रकार का कीचड़ हो सकता है, जो गाँव में कीचड़ होता है वो भी कीचड़ हो सकता है, या फिर नालियों के अंदर जो कीड़ा कीचड़ हो सकता है वो भी कीचड़ हो सकता है। एक और उदाहरण यहाँ पर दे रखा है मैग्नीशियम मिल्क, यानी कि मिल्क को जब हम घोलते हैं तो वो मैग्नीशियम मिल्क बनता है, यानी पाउडर वाला जो मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम मिल्क। तो ये ठोस अगर द्रव में बदल रहा है तो सोल का प्रकार है ये, और ये कीचड़ भी यहाँ पर किसका, कोलाइड के सामान्य उदाहरण हो जाएगा। फिर गैस है और परिक्षेपण फॉर्म का प्रकार है। तो फॉर्म मतलब जो फॉर्म जो रबड़ होते हैं, फॉर्म जैसे गद्दे जो होते हैं, मोटे मोटे गद्दे होते हैं, वो भी इसका उदाहरण है, कोलाइड के सामान्य उदाहरण में मोटे मोटे गद्दे यानी फॉर्म। रबड़, रबड़ भी हम ले सकते हैं। स्पंज, स्पंज क्या होता है, जैसे बर्तन साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जिसको हम दबाते हैं और वापस से वो अपनी अवस्था में आ जाता है, वो कहलाता है स्पंज। और एक होता है प्यूमिस, प्यूमिस भी यहाँ पर गद्दे टाइप में होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी में यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी उनको रखने के लिए ये यूज किया जाएगा। तो ये यहाँ पर है, जैसे कि फॉर्म है, रबड़ है, स्पंज है और प्यूमिस पर इसके उदाहरण हो जाएंगे। यानी गैस है, इसी प्रकार क्या होगा यहाँ पर, फॉर्म प्रकार। तो अगर जेल के रूप में बदल रहा है तो जेल के रूप में अगर बदलेगा, किसके माध्यम से बदलेगा, ठोस के माध्यम से बदलेगा, यानी ठोस जैसा दिखाई देगा, जैसे जेली होता है। पनीर हम बनाते हैं, पनीर वो किसका उदाहरण है, कोलाइड्स का उदाहरण है। मक्खन बनता है वो भी ठोस की तरह दिखाई देगा। और यहाँ पर जेली क्या होता है, जेली जैसे हम जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, जैसे लाइट के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, वहाँ पर ये जेली यूज की जाती है, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी अशुद्ध वायु है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जेली यूज की जाती है, तो वो जेली होगी यहाँ पर। अगला है यहाँ पर ठोस है, ठोस के रूप में रहेगा, ठोस सॉल बनता है, जैसे कि रंगीन रत्न पत्थर जो बनते हैं, या दूधिया कांच, यानी कांच का रंग किस तरीके से होता है, दूधिया जैसा होता है, तो वो कहलाता है दूधिया कांच। या रंगीन जो भी टाइल्स होती हैं, मकानों में यूज करते हैं टाइल्स, या रंगीन रत्न पत्थर जो होते हैं, यानी पत्थर जिनमें सोने के जैसे रंगीन कलर कर दिया जाता है, तो वो किसका उदाहरण है, कोलाइड्स का उदाहरण है। यानी कि कई कई चट्टानों में इस तरीके के पत्थर होते हैं जो रंगीन होते हैं ऑटोमेटिक, हम उनको करते नहीं हैं, तो वो भी कोलाइड्स के ही उदाहरण होंगे। तो ये दैनिक जीवन में जो हम यूज करते हैं वो कोलाइड के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे ये टिंडल प्रभाव है, जंगल के अंदर दिखाया गया है, जंगल के अंदर ऊपर बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनसे तो किस प्रभाव की वजह से दिखाई देता है, वैसे दिखाई देता है। अब कोलाइड के गुणधर्म क्या है, कोलाइड के गुणधर्म हम देखें तो ये कोलाइड है क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है ये। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उनके मार्ग को ये दृश्य करते हैं, यानी कि प्रकाश की जो किरण है उसका मार्ग ये हमें दिखा देते हैं। तो कोलाइड प्रकाश की किरणों का मार्ग हमें दिखाई देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी हैं। अगर कोई तल पर बैठ जाता है कोई कण तो वो क्या कहलाएगा, स्थायी कहलाता है। अगर बैठ नहीं पाता तो वो अस्थायी कहलाता है। ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए सकते, यानी इनको हम छान करके अलग नहीं कर सकते। जैसे वायु के अंदर अगर मिट्टी के कण हैं तो उनको हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा इनको पृथक किया सकता है। तो कोलाइड के कण कौन सी विधि से अलग किया सकते हैं, ये अपकेंद्रीकरण विधि है, इसके द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। कोलाइडी विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। तो कौन से माध्यम से बनेगा ये, प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि परिक्षेपण से पहले, और परिक्षेपण माध्यम यानी कौन सा माध्यम उसमें यूज किया गया है, इन दोनों से बनता है कोलाइडी विलयन। और विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड यानी जो है जो पदार्थ, तो उस पदार्थ की तरह का घटक है परिक्षेपण कण जो कि कोलाइड के रूप में रहेगा।
ऐसा कण जो कोलॉइड के रूप में रहता है, अंत में कोलॉइड के रूप में रहता है, उसे हम कहते हैं प्रक्षिप्त कण, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रक्षिप्त प्रावस्था को। तो वह घटक जिसमें प्रक्षेपण प्रावस्था निलंबित रहता है, यानी कि जिसके अंदर हम उसको करते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, उसमें निलंबन रहता है, उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण माध्यम, यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम उसको कहते हैं। तो कोलॉइड का जो प्रक्षेपण माध्यम है वो तीनों हो सकता है, जैसे ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ये प्रक्षेपण माध्यम कोलॉइड के लिए हो सकता है, यानी कोलॉइडल के लिए तीनों हम यूज कर सकते हैं, ठोस भी यूज कर सकते हैं, द्रव भी यूज कर सकते हैं, गैस भी यूज कर सकते हैं। और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि यहाँ पर सारणी में जैसे हमने ये उदाहरण देखे थे प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण अवस्था के, जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दे रखे हैं। प्रक्षेपण अवस्था हमें पास में जैसे 2 में गैस दे रखी है, इनमें यहाँ पर द्रव दे रखा है, इसमें ठोस दे रखा है। तो प्रक्षेपण अवस्था में 3 चीज आ सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरीके से प्रक्षिप्त प्रावस्था में भी ये ठोस, द्रव, गैस ही यहाँ पर हो सकता है। सिर्फ प्रकार का हमें ध्यान रखना है कि एरोसोल में क्या बनता है, कोहरा, बादल और कुहासा बनता है। एरोसोल के अंदर अगर ठोस से गैस में अगर ले रहे हैं हम यूज, तो धुआं, स्वचालित वाहन, यानी कि स्वचालित वाहनों का निछार जो एग्जॉस्ट होती है, जो यहाँ पर धुआं वाहनों के द्वारा निकाला जाता है, वो एरोसोल का उदाहरण है। फोम का उदाहरण शेविंग क्रीम हो गया, इमल्सन का उदाहरण दूध क्रीम हो गया, सोल का उदाहरण मैग्नीशिया मिल्क या कीचड़ हो गया। फोम का उदाहरण है यहाँ पर फोम रबड़ भी हो सकता है, स्पंज और प्यूमिस भी हो गया। जेल के लिए पनीर और मक्खन हो गया। ठोस सोल क्या हो सकता है, रंगीन पत्थर जो हम यूज करते हैं, रत्न पत्थर और दूधिया कांच हो जाता है। तो ये उदाहरण कोलॉइड के लिए सामान्य उदाहरण हो जाएंगे। अब हम बात करें, उदाहरण के साथ हमें सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद बताना है। तो सममांगी मिश्रण में क्या होता है, एक ही तरह के तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे CuSO4 मिला दिया। विषमांगी में हम अलग अलग मिला देते हैं। विषमांगी का उदाहरण में हमारा जैसे कोलाइडल वाले हैं, ये सब क्या होंगे, कोलाइडल और निलंबन है, ये विषमांगी में आ जाते हैं। और सममांगी में क्या आ जाता है, हमारा विलयन आ जाता है। तो इस तरीके से विभेद बता सकते हैं। विलयन, निलंबन और कोलाइडल का एक एक से किस प्रकार भिन्न है, तो विलंबन है सममांगी होगा, निलंबन विषमांगी होगा, कोलॉइडल भी विषमांगी होगा। विलयन को हम अलग से अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, निलंबन में हम देख सकते हैं। इसमें हमें देखने आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अगर हमें देखना है तो हम कौन सी विधि यूज करेंगे, अपकेंद्रीकरण विधि यूज करेंगे, जिसके द्वारा हम उनको देख सकते हैं। ये क्या करता है, कोलॉइडल जो है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, निलंबन यहाँ पर प्रकाश की किरणों को फैलाएगा नहीं, और विलयन है प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग भिन्न भिन्न हम बता सकते हैं। 31 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 273 के पर घोला जाता है, 73 केल्विन टेम्परेचर उस पर घोला जाता है। तो तापमान की तो सांद्रता हम कैसे निकालते हैं, जो कम है विलेय 36 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो तापमान की सांद्रता आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तापमान पर 273 केल्विन तापमान विलयन की सांद्रता निकल करके आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण किस तरीके से किया जाता है। तो पृथक्करण की विधियां भी अलग अलग होंगी। तो जैसे हम देखा है यहाँ पर कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। जो भी प्राकृतिक पदार्थ प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, ताकि उनका शुद्ध रूप हम ले सके। जैसे कि प्रकृति से हमें डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता है, एल्युमिनियम नहीं मिलता है, कॉपर नहीं मिलता है, ये सारे प्रकृति में खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। तो इनसे अगर हमें लोहा लेना है, या फिर हमें प्रकृति से खनिजों के रूप में एल्युमिनियम लेना है, शुद्ध एल्युमिनियम हमें चाहिए, या फिर शुद्ध पीतल चाहिए, तो डायरेक्ट हमें पीतल कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर हमें शुद्ध सोना चाहिए तो डायरेक्ट सोना हमें प्रकृति से नहीं मिलेगा, तो वो खनिजों के रूप में रहता है। उन्हें हमें अलग करने के लिए अलग अलग विधियों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे हाथ से चुनकर हम विषमांगी मिश्रण को अलग कर सकते हैं, क्योंकि विषमांगी मिश्रण क्या हो सकते हैं, देखे जा सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसलिए हम इनको हाथ से चुनकर कर सकते हैं। जैसे कि विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण क्या हो सकता है, गेहूं के अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ पड़े रहते हैं, वो भी यहाँ पर विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि उनको हाथ से चुनकर हम हटा सकते हैं, छन्नी से छान करके हटा सकते हैं। जैसे कि चाय के अंदर से जो चाय की पत्ती है उसको छानकर अलग किया जाता है, तो वो किसका उदाहरण है, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यानी छन्नी से छानकर अलग कर सकते हैं, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, यानी कि हम अपने जीवन में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें विशेष तकनीक की सहायता लेनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी तकनीक हैं, जैसे कि रंग वाले घटक जैसे डाई हो गया, उसको नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो अलग अलग रंग है, उसमें से नीला और काला अगर हमें अलग अलग करना है तो कैसे उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे करना है, आधा बीकर हम जल लेंगे, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें। वॉच ग्लास मतलब जहाँ उस ग्लास के अंदर हम देख सके कुछ, तो वो बीकर के मुख पर रखना है। जैसे हमने क्या बना दी, बीकर बना दी यानी बोतल बना दी। अब यहाँ पर एक ग्लास हम उल्टा रख देते हैं, यानी वॉच ग्लास इस तरीके से रख दिया। कुछ बूंदे स्याही की वॉच ग्लास पर डालना है, यानी इस ग्लास पर हमें क्या डालना है, स्याही की बूंदे डालनी है। ये इस तरीके से वॉच ग्लास यूज कर सकते हैं उल्टा। और एक इस तरीके का ग्लास आता है, यानी कांच का ग्लास इस तरीके का आएगा, उसमें भी हम क्या डाल सकते हैं, कुछ बूंदे डाल सकते हैं स्याही की। अब बीकर को गर्म करना हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बीकर के अंदर क्या डाला था, पानी। अब पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये बीकर हो गया, इस बीकर को पानी है उसको हम गर्म कर रहे हैं, पानी को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो वाष्प बन करके ये जो स्याही है ये भी गर्म होगी, कर देंगे। अब स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, वाष्प से गर्म की। हम देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण होने पर हो रही है। तो इसका मतलब वाष्पीकरण होने करके यहाँ पर वाष्प जो वाष्प ग्लास है, वाष्प गर्म होने देते हैं और गर्म करते रहते हैं। जब वाष्प ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम गर्म करना बंद कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये बीकर ली है हमने, बीकर के ऊपर वॉच ग्लास यानी इस तरीके का कोई भी ग्लास ले लिया है। एक ग्लास की हम प्लेट रख सकते हैं, उसके ऊपर चाय की कुछ बूंदे डाल दी हैं। अब डायरेक्ट हम आग से तो किसको गर्म कर रहे हैं, बीकर को गर्म कर रहे हैं, यानी बीकर के पानी को। लेकिन बीकर के पानी है गर्म होकर के क्या दे रहा है, वाष्प दे रहा है। और ये वाष्प से पानी यहाँ पर यानी कि जो वाच ग्लास के अंदर जो स्याही रखी हुई है वो गर्म हो रही है, और ये स्याही क्या हो रही है, वाष्प बन करके उड़ रही है यहाँ पर। और जब तक ये ग्लास में कोई परिवर्तन हमें दिखता रहेगा तब तक हम गर्म करते रहेंगे। जैसे ही परिवर्तन बंद हो जाएगा हम इसको गर्म करना बंद कर देते हैं। अब ध्यान से हम देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाष्पीकरण का क्या दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। अब हम देखना है कि आपके विचार में वाष्प ग्लास पर ये किसका वाष्पीकरण हुआ है। तो किसका वाष्पीकरण हुआ था, ये स्याही का वाष्पीकरण हुआ था। क्या वाष्प ग्लास में कोई अवशेष बचा है, तो हम देखेंगे कि ये स्याही का कुछ अवशेष बचा है या नहीं बचा है। तो क्या आप क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या फिर मिश्रण है। अगर कुछ बचा है तो इसका मतलब मिश्रण है, अगर पूरा स्याही उड़ जाता है इसका मतलब वो शुद्ध पदार्थ है। तो इससे हम स्याही को चेक कर सकते हैं। तो हम पाते हैं कि जल स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। यानी हमारे देखते हैं कि स्याही के अंदर जल होता है प्लस रंग होता है। जो जल होगा वो तो वाष्प बन करके उड़ जाता है, लेकिन जो रंग होगा वो यहाँ पर इस कांच के अंदर ही रह जाएगा। यानी ये जो कांच है यहाँ पर, इसी कांच के अंदर ये रंग रह जाता है। जिस रंग की स्याही होगी वही रंग यहाँ पर कांच के अंदर रह जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्याही में जल प्लस रंग होता है। तो इस तरह हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये एक विधि होगी कि विलायक से अगर हमें विलेय पदार्थ अलग करना है, विलायक क्या हो गया यहाँ पर जल, और विलेय क्या हो गया यहाँ पर रंग। तो विलायक से विलेय को हम कैसे अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण की विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है, इसके लिए हम कौन सी विधि उपयोग लेंगे। तो गर्म करके दूध से क्रीम बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है, ये हम देखेंगे। आजकल हम बाजार में संपूर्ण यानी कि फुल क्रीम दूध मिलता है। जो हम थैलियों में जो दूध लेते हैं उसमें फुल क्रीम दूध टाइप का एग्जाम्पल होता है, फुल क्रीम दूध। टोंड डबल टोंड दूध होता है, इस प्रकार की दूध की थैली है, ये हमें मिलती हैं। टेट्रा पैक में भी आप पाते हैं, यानी दूध की ब्रांड पर लिखा रहता है टेट्रा पैक दूध। तो दूध के तो इस तरीके से दूध को सुरक्षित रखा जाता है, यानी थैलियों के अंदर जो दूध बेचते हैं उनको इन विधियों से सुरक्षित रखा जाता है। कौन कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है,
जैसे कि फुल क्रीम दूध होता है, टोन्ड डबल टोन्ड दूध होता है, और दूध के अंदर जैसे कि टेट्रा पैक भी दूध हम पाते हैं। तो इनके अंदर वसा की मात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग दूध होगा, उसमें अलग अलग वसा की मात्रा होगी। तो दूध की जांच कैसे करेंगे? एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त हम दूध लेंगे, यानी ऐसा दूध लेंगे जिसमें संपूर्ण क्रीम हो, वो दूध हम लेंगे। अब दूध लेने के बाद में हमें क्या करना है? अपकेंद्रीय यंत्र यानी सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करेंगे। अपकेंद्रित का मतलब होता है कि कोई भी जल है दूध के अंदर, हमने एक क्या आती है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक यंत्र आता है जिसको अपकेंद्रीय यंत्र बोलते हैं। इसका अपकेंद्रीय यंत्र को दूध के अंदर डाल करके हम देखते हैं कि ये दूध शुद्ध है या नहीं है, फुल क्रीम है या नहीं है। तो ये अपकेंद्रीय बल क्या करेगा? अपकेंद्रीय बल कणों को दीवारों की तरफ खिसकाएगा। तो 2 मिनट तक इस अपकेंद्रीय यंत्र को हम इस दूध के अंदर डालते हैं और 2 मिनट तक इस अपकेंद्रीय यंत्र है इस दूध के अंदर काम करेगा। तो अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। तो मिक्सी भी यहाँ पर यही काम करती है, जो यहाँ पर ये अपकेंद्रीय बल काम करता है वही मिक्सी भी काम करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि रसोई के अंदर जो मिक्सी हम यूज करते हैं, क्योंकि उसको घुमाते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो मिक्सी जब घूमती है तो जो कण हैं वो दूर दूर तक दीवारों की साइड जाने लगते हैं, और दीवारों की साइड जाने लगते हैं तो वो क्या है, जो क्रीम होती है वो क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, ऊपर की साइड क्रीम आ जाती है। तो दूध से क्रीम को किसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं? अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा। तो जो घरों में हम अपकेंद्रीय यंत्र का ही उदाहरण है। यदि नजदीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां पर भी जाकर के पूछ सकते हैं कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक कर सकते हैं, और वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। यानी कि हम दूध से अगर क्रीम हमें अलग करनी है तो हम कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे? अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध को मथने पर जो क्रीम है दूध के ऊपर आ जाती है। दूसरा, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि छानते हैं तो ये छोटे छोटे कण होते हैं वो अंदर चले जाते हैं बाहर, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। तो कभी कभी द्रव में मौजूद कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो छानक यंत्र है उससे भी निकल जाएंगे। तो जैसे छोटी साइज के कण हैं छानक यंत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे मिश्रणों को हम कौन से मेथड से हम अलग करेंगे? अपकेंद्रण बल, यानी अपकेंद्रण एक विधि है उसके द्वारा हम इसको अलग करेंगे। अपकेंद्रण क्या करती है? यानी केंद्र की तरफ कणों को ले आती है। जैसे मथनी है वो तो केंद्र से दूर ले जा रही थी कणों को, लेकिन अपकेंद्रण बल के द्वारा केंद्र पर ये क्या आ जाते हैं? कण आ जाते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण है ऊपर आ जाते हैं। तो अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर अगर हम किसी चीज को घुमाते हैं तो भारी जो कण है, मोटे मोटे कण है वो नीचे की साइड बैठ जाते हैं, और छोटे छोटे कण है वो ऊपर की साइड आ जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दूध से क्रीम है ऊपर की साइड आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जिन अवयवों को या जिनको हम ठोस कणों को छानक पत्र से अलग नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम कौन सी विधि छोटे छोटे कण हैं ऊपर की साइड आ जाएंगे। अब इसका अनुप्रयोग हम देखें, जैसे कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का जाता है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे जो भी हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की जांच की जाती है या मूत्र की जांच की जाती है वो कौन से मेथड से करते हैं? अपकेंद्रण विधि से करते हैं, यानी ये विधि यहाँ पर उपयोग की जाएगी। दूसरा, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, यानी क्रीम से हम क्या निकालते हैं? क्रीम से अगर हमें मक्खन निकालना है तो हम क्या उपयोग करेंगे? अपकेंद्रण विधि यहाँ पर उपयोग करेंगे। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने के लिए अपकेंद्रण विधि उपयोग करते हैं। यानी भीगे हुए कपड़ों में जल की मात्रा ज्यादा होती है, उस जल को निचोड़ने में भी हम अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं ताकि कपड़े जल्दी सूख जाए। नेक्स्ट हम देखें दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। यानी जो दो द्रव हैं अघुलनशील हैं
अघुलनशील का मतलब जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जल, जल प्लस तेल, ये आपस में क्या है, अघुलनशील हैं। तो इनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं? तो दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, उनकी विधि के बारे में हम देखें। सबसे पहले लेते हैं एक कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करते हैं, यानी मिट्टी का तेल और जल हम मिलाते हैं तो मिट्टी का तेल है जल के ऊपर आ जाता है। तो इन दोनों को हम कैसे अलग कर पाएंगे उसके बारे में हम देखें। जैसे मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में हमें डालना है। तो पृथक्करण कीप है जिसके अंदर हमें डालना है कौन कौन सा, मिट्टी का तेल और जल हमने डाला है। और ये कीप कैसी है, पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप का मतलब क्या होता है, ये कीप इन दोनों को अलग अलग करेगी, मिट्टी के तेल को अलग करेगी और जल को अलग करेगी। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल है तेल की पृथक पृथक परत यहाँ पर तैयार हो जाए। अब पृथक्करण कीप के स्टॉक कॉर्क को हम खोल देते हैं, यानी ये जो कॉर्क है इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लेंगे, यानी कि जो जल की परत है उसको हम निकाल लेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने क्या ली, एक पृथक्करण कीप ले ली, यानी यहाँ को इसको ऊपर से नहीं खोलेंगे, ऊपर से इसको बंद रखेंगे, नीचे से खोलेंगे। ये स्टॉक कॉर्क है, इसको हम खोलेंगे। तो इसको हम खोलेंगे, यहाँ पर हम छोटी साइज की बोतल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नीचे से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी सकड़ी होनी चाहिए। तो जैसे हम बोतल है, बोतल का ढक्कन लगा देते हैं, उल्टी बोतल रख देंगे, बोतल का ढक्कन लगा देंगे। पानी यहाँ पर भरा रहेगा, पानी के ऊपर क्या चला जाएगा, तेल चला जाएगा। अब पानी को अगर हम नीचे से निकाल देंगे और फिर दोबारा से इस कॉक को बंद कर देंगे तो पानी यहाँ से पूरा निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, ऊपर मिट्टी का तेल रह जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। तो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण की ये विधि है, यानी इसका ये चित्र हो जाएगा अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग किया जाता है। अब इसके अनुप्रयोग हम देखें। अनुप्रयोग क्या है, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तेल और जल को अलग अलग करना है तो हम अघुलनशील मिश्रण को किससे अलग कर सकते हैं, पृथक्करण जो कीप है उसके द्वारा अलग कर सकते हैं। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग यानी धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा है शेष रह जाता है, यानी धातु मल। इसे लोहे को जहाँ पर पृथक अलग किया जाता है धातु मल से, यानी कि लोहे के जो मल होता है, लोहे का जो पिघला हुआ भाग होता है उससे अलग किया जाता है। तो वहां पर हम इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार भिन्न भिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है, ये अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा आपस में नहीं मिलने वाले जो भी द्रव हैं, जैसे कि जल है, तेल है, जल को हम मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से या किसी से भी अलग करना चाहते हैं तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करना है। तो नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग करने की क्या विधि है। जैसे हमने देखा था पिछले अध्याय में, क्या देखा था, कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से कैसे बदल जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें उदरपातन हो सकने वाले अवयव हों उनको उदरपातित न होने वाले योग्य अशुद्धियों, इस प्रकार प्रकरण में हमने क्या लिया है, नमक लिया है, यानी नमक और कपूर। तो कपूर क्या है, कपूर तो उदरपातित हो सकता है, यानी उसको गर्म करने पर ठोस से डायरेक्ट वो गैस में बदल जाएगा, लेकिन नमक के साथ ऐसा नहीं है। तो इसको पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि यूज करते हैं, उदरपातन विधि। एमोनिया क्लोराइड, एमोनिया क्लोराइड Cl। एमोनिया क्लोराइड एक नेफ्थलीन होता है, एक एंथ्रासीन होता है। ये हैं उदरपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। यानी एमोनिया क्लोराइड है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, यानी ये उदरपातित होता है। दूसरा है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को भी हम गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन को भी हम गर्म करते हैं तो ठोस से डायरेक्ट ये गैस में बदल जाता है। तो ये किसके उदाहरण हैं, उदरपातित होने वाले उदाहरण हैं। तो इसको कैसे हम प्रयोग में लाएंगे, जैसे कि कापूर और नमक का मिश्रण हमने डाल दिया है, इसके ऊपर चीनी मिट्टी की प्याली डाल दी है, यानी चीनी मिट्टी की प्याली मतलब कोई कटोरी ले ली है जिसमें हम इनको गर्म कर सकते हैं, किनको, कपूर और नमक को गर्म करते हैं। ऊपर हमने क्या लिया है, ये ठोसीकृत कपूर है, यानी कपूर जब इसको उदरपातित होगा, गर्म होकर के उदरपातित होगा तो ठोसीकृत कपूर है, यहाँ पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है दीवारों पर, तो ठोसीकृत कपूर है। कपूर की वाष्प इस तरीके से बाहर की साइड जाएगी, उल्टी रख
कि ये रुई का फ्लैग है। रुई के फ्लैग में हम क्या करते हैं, ये कपूर की जो उदरपातन के द्वारा जो कपूर उड़ रहा है उसको हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं या फील कर सकते हैं कि कपूर उड़ गया है। तो ये उदरपातन की प्रक्रिया के द्वारा कपूर और नमक का पृथक्करण दिखाया गया है। यानी कपूर और नमक को अलग अलग करना तो कौन सी विधि यूज करेंगे, हम उदरपातन की विधि हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं, क्या काली स्याही है उसमें डाई एक ही रंग है? जैसे काली स्याही है उसका भी रंग काला होता है, डाई का रंग भी यहाँ पर काला होता है। तो क्या दोनों का रंग एक ही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर दे रखी है, छनक पत्र की एक पतली हम परत लेंगे, यानी ऐसा छानने की चीज लेंगे जिसके अंदर बहुत ही महीन महीन छिद्र हो, जैसे कि कपड़ा ले सकते हैं या कपड़े से भी महीन कुछ ले सकते हैं। अब उसके पतली परत ले ली है, पिछले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा हमें खींचना है। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद हम रख देंगे और उसे सूखने देते हैं। अब हमें क्या करना है, बीकर या परख नली या जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि क्या हो, जब जल की सतह ठीक ऊपर रहे, यानी हमने क्या कर दिया है, एक कागज लिया है, कागज में एक स्याही का चिन्ह हमने लगा दिया है और यहाँ पर ये जल के ठीक ऊपर इसको रखा है, जल की सतह के जस्ट ऊपर इसको रखा है। तो सबसे पहले क्या लिया है, एक छानक पत्र लिया है, यानी छानने का पत्र है जिसके द्वारा हम छान सकते हैं, वो है छानक पत्र। उसमें पेंसिल से एक रेखा खींची है हमने। पेंसिल से रेखा खींचने के बाद में इस रेखा पर सेंटर में हमने क्या लगा दिया, स्याही का निशान लगा दिया है और इस कागज को यहाँ से उठाकर कहाँ लगा दिया है, अंदर की साइड लगा दिया है। अब ये छानक पत्र है अंदर वाला हमारा, ये हमारा जार है जिसके अंदर इसको लगाया गया है। ये कागज की स्लिप है, कागज की क्लिप है, यानी यहाँ पर जो क्लिप लगाई गई है कागज की क्लिप है ताकि ये इसके आपस में टच ना हो। और ये ऊपर ही ऊपर जो है वो कांच की छड़ है। अब ये जल है, इसके द्वारा हम ये प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा इसमें, अब इसे हम क्या कर देते हैं, शांत छोड़ देते हैं और जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक हम देखते हैं, तो ये जल है छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सी विधि है, ये क्रेमेटोग्राफी है। क्रेमेटोग्राफी के द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण किया जा सकता है। तो काली स्याही अगर हमें अलग करनी है तो कौन सी विधि से हम अलग कर सकते हैं, क्रेमेटोग्राफी विधि है, इसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे 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 जल है ऊपर की ओर उठता है, अपने छानक पत्र पर आपने क्या देखा इसका हमें अवलोकन करना है। क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर भिन्न रंगों का अवलोकन किया, यानी अलग अलग रंग यहाँ पर छानक पत्र के टुकड़ों पर बनते हैं। आपके मतानुसार रंगों के स्थान का छानक पत्र के ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है, यानी जो छानक पत्र पे जो रंग है वो ऊपर की साइड उठते जाते हैं, यानी अलग अलग रंग है ऊपर की साइड उठते जाते हैं, तो ये इसका क्या कारण है, इसका हम पता लगाते हैं कि ये क्रेमेटोग्राफी के द्वारा इसको अलग अलग किया जा सकता है। तो जो स्याही हमने प्रयोग की थी उसमें जल विलायक के रूप में है, यानी पहले से ही स्याही के अंदर क्या है, जल है, क्योंकि स्याही की मात्रा कम है तो वो विलय हो जाएगा। जल है स्याही में ज्यादा मात्रा में होता है तो जल विलायक के रूप में होता है, तथा डाई है वो विलेय के रूप में है, यानी जो काली स्याही हमने यूज की है उसमें डाई जो है वो विलेय के रूप में है और जल है वो विलायक के रूप में है। और जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है तो डाई के कणों को भी अपने साथ ये ले लेता है, यानी डाई के कण है अपने साथ ले लेगा जल। और यहाँ पर डाई दो सी है, डाई के अंदर 2-3 रंग होते हैं वो हमें सारे दिखाई देंगे। तो रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, जो रंग ज्यादा जल में घुलनशील होगा, रंग वाला घटक जो जल में ज्यादा अधिक घुलनशील है वह तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण यहाँ पर संभव हो जाता है। तो कौन सी विधि से होता है, ये क्रोमेटोग्राफी विधि से होता है। तो मिश्रणों से घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और ग्रीक में क्रोमो का अर्थ होता है रंग, अर्थात इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रोमेटोग्राफी विधि इसका नाम पड़ गया। अब बात करते हैं हम, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, यानी एक ही प्रकार के विलायक में जो घुल सकते हैं उन्हीं को हम इस विधि से अलग कर सकते हैं।
अब तकनीकी में विकास के साथ क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीक का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी में क्या-क्या विकास हुआ है। तो ये हायर स्टडीज का पोर्शन है। तो हायर स्टडीज में क्रोमेटोग्राफी से फोटोग्राफी तक हम पहुंच गए हैं। अब इसके अनुप्रयोग की बात करें, यानी क्रोमेटोग्राफी का कहाँ पर उपयोग होता है। तो डाई में रंगों को पृथक करने में हम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रंगों में, यानी प्राकृतिक जो रंग हैं उनसे पिगमेंट को पृथक करने में, जैसे प्रकृति में जो रंग पाए जाते हैं उनसे अगर हमें पिगमेंट अलग करना है तो हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करेंगे। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में भी हम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान है वो ड्रग्स ले लेता है, तो ड्रग्स से हैं वो रक्त के अंदर घुल जाते हैं। अगर वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्रोमेटोग्राफी की मदद से रक्त से नशीले पदार्थों को बाहर निकालेगा ताकि वो मरीज है वो सही हो सके। तो यहाँ पर भी क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। दो घुलनशील द्रव है हमारे पास में और उनको कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है और जल को मिला दिया है, तो दोनों ही घुलनशील द्रव है, उनको हम कैसे अलग करेंगे। तो हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करते हैं। दूध और जल की जगह हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक लिया है एसीटोन, एसीटोन भी घुलनशील है, और जल लिया है, दूसरा लिया है हमने जल, ये भी दोनों घुलनशील है। इन दोनों के मिश्रण को हम अलग करते हैं। तो मिश्रण को आसवन फ्लास्क में हम लेंगे, इनमें से एक थर्मामीटर, इसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आसवन फ्लास्क कहलाता है। यानी एक मिश्रण है जिसमें जल और एसीटोन का विलयन हमने डाल दिया है। आसवन फ्लास्क का मतलब है ये जो कांच है, इस तरीके का कांच है, प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं आसवन फ्लास्क। यानी इसके अंदर हम थर्मामीटर भी लगा सकते हैं और आसवन फ्लास्क को क्लैंप यानी कि स्टैंड की सहायता से इसको इस तरीके से रखा जा सकता है, यानी कि प्रयोगशाला में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आसवन फ्लास्क में ये पूरा पोर्शन है, इस तरीके से होता है आसवन फ्लास्क में। यहाँ तक का मैटर है, ये आसवन फ्लास्क का ही मैटर है। और इसमें ऊपर हमने लगा दिया थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, और यहाँ पर जल को निकालने के लिए जल निर्गत लगा दिया है। क्लैंप लगा दिए हैं यहाँ पर रोकने के लिए इसको, यानी यहाँ पर इसको इस तरीके से रोकना है तो क्लैंप लगा दिए है। जल संगणक, यानी जल जब वाष्प के रूप में बनेगा तो वाष्प से ये कुछ वाष्प तो बाहर की साइड निकल जाएगी, और जो वाष्प का जल है यानी बूंदों के रूप में जो जल रहेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा हमें जल। जल निवेश, यानी कि अगर हम यहाँ पर ठंडा जल अगर देना चाहें तो उसके लिए यूज किया गया है ये ठंडा जल, क्योंकि यहाँ से गर्म चीज आएगी, उसको ठंडा करने के लिए ठंडा जल यहाँ पर देंगे, तो ये ठंडा जल का निवेश है, यानी कि ठंडा जल देने के लिए। और यहाँ पर हमें एसीटोन मिलेगा, एसीटोन यहाँ पर मिल जाएगा और जल हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो जल और एसीटोन हमने अलग अलग कर लिया है। तो इस मेथड को हम देखते हैं। जैसे जैसे ये चित्र दिखाया गया है वैसे कि वैसे ही हमें प्रयोगशाला में ये उपकरण लगा देने हैं। अब करना क्या है, इसमें दो घुलनशील द्रव हैं, आसवन विधि से हमें इनको अलग करना है। दो घुलनशील द्रव कौन कौन से हैं, एक तो जल है और एक है एसीटोन, इनको हमें अलग करना है। तो सबसे पहले बात करें, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे। जब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे, थर्मामीटर में हम क्या करते जाते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते जाते हैं, यानी तापमान कितना है। तो तापमान नापने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर का प्रयोग किया गया है। एसीटोन है बाष्पीकृत होता है और संघनित होकर के संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। तो एसीटोन यहाँ पर क्या हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर एसीटोन बाष्पीकृत हो जाएगा और बाष्पीकृत होकर के यहाँ पर संघनित किसकी मदद से होगा, जल, ठंडा जल जो हमने दिया है, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर है। तो संघनित होकर के ये संगणक के द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्र किया जाता है, और जल है वो कहाँ पर रह जाएगा, आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। तो जो जल वाली मात्रा है ये खुद इसी के अंदर रह जाती है, यानी आसवन फ्लास्क में रह जाता है जल। तो एसीटोन हमें यहाँ मिल जाता है। अब यहाँ पर जो जल दिया गया है हमने, जल निवेश, ये जल क्यों दिया, ठंडा जल क्यों दिया हमने, ठंडा जल इसलिए दिया है ताकि इसका क्या किया जा सके, संग्रहण किया जा सके। जो एसीटोन यहाँ से गर्म आ रहा है इसको ठंडा जल देंगे तभी यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो पाएगा, टेम्परेचर कम हो पाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तभी हमें एसीटोन पात्र में मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पर ठंडा जल दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें, जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आपने क्या देखा, कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाए। एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है,
यानी एसीटोन जब हमें वाष्प के रूप में मिलने लग जाता है तो एसीटोन का क्वथनांक भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा तापमान ऐसा था जिसमें एसीटोन है वाष्प के रूप में बदलने लगता है। तो दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं यहाँ पर। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, आसवन विधि। यानी एसीटोन और जल को जिस विधि से हम अलग करते हैं वो कहते हैं आसवन विधि। यानी कि वाष्प में बदलकर किसी चीज को अलग करना, वाष्प में बदलकर और फिर ठंडा करके यानी संघनन करके। तो वाष्पीकरण और संघनन दोनों विधियां यहाँ पर एक साथ उपयोग की गई हैं। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, आसवन विधि कहेंगे। और इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। यानी कि जो विघटित हुए बिना उबलने लगते हैं उन मिश्रणों को हम आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल रहता है। यानी जैसे जल है और एसीटोन है, दोनों का क्वथनांक के बीच में जो अंतर होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इनका उपयोग किया जाएगा। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए दो द्रव हमारे पास में ऐसे हैं, घुलनशील हैं, लेकिन उनके जो क्वथनांक का अंतर कितना दे रखा है, 25 के से कम दे रखा है, तब हम आसवन विधि उपयोग नहीं करेंगे। कौन सी विधि उपयोग करेंगे, तब हम प्रभाजी आसवन विधि है उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम देख लें, जैसे कि वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है, आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। यानी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा यहाँ पर वायु से उसकी विभिन्न गैसें हैं उनका पृथक्करण किया जा सकता है। पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनसे विभिन्न घटकों का पृथक्करण है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जा सकता है। और इनका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच में क्या लगा देते हैं, हम एक प्रभाजी स्पंज का यहाँ पर स्तंभ का प्रयोग करते हैं। तो जैसा चित्र पहले दिखाया गया वैसा ही चित्र इसका होता है। इसमें सिर्फ हम क्या लेते हैं, आसवन और संगणक के बीच में क्या लेते हैं, एक प्रभाजी स्तंभ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये सेम डायग्राम है। आसवन फ्लास्क है, कॉर्क है, मिश्रण है, शीतल जल निवेश यहाँ पर है, जल निर्गत यहाँ पर है, जल संगणक भी यूज किया गया है, शुद्ध द्रव घटक यहाँ पर मिल रहा है हमें। सिर्फ हमने क्या किया है, संगणक और प्रभाजी आसवन है उसके बीच में यहाँ पर ये क्या लगा दिया है, ये प्रभाजी कॉलम यहाँ पर लगा दिया है। ये वाला सेक्शन हमने अलग किया है, तो प्रभाजी कॉलम यहाँ पर लगा दिया है प्रभाजी आसवन के लिए। बाकी सेम डायग्राम है जो पहले वाला था। वर्किंग भी यहाँ पर यानी जो कार्य प्रणाली है इसकी भी पहले के जैसी होगी। अब हम देखें, जैसे कि साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है। तो ये प्रभाजी स्तंभ क्या होती है, एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से ये नली भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। यानी कोई वाष्प है, इन गुटकों की मदद से ठंडा हो सकता है और संघनित भी यहाँ पर हो सकता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये जो गुटके हैं प्रभाजी कॉलम के छोटे छोटे गुटके हैं, ये वाष्प को ठंडा करने में मदद करते हैं और ये संघनित होने में भी ये यहाँ पर मदद करते हैं। तो ये प्रभाजी आसवन की विधि होगी। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी हम बात करें। वायु से अगर हमें गैस प्राप्त करनी है, जैसे वायु से हमें नाइट्रोजन प्राप्त करनी है, वायु से हमें ऑक्सीजन प्राप्त करनी है, तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो वायु एक क्या है, सममांगी मिश्रण है और इसके घटकों को एक प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। जैसे वायु है, वायु में हमें क्या करना है, ये चरण हम उपयोग करना है। वायु से अगर हमें गैस चाहिए तो ये चरण हमें उपयोग करने होंगे। इसे वायु से क्या करेंगे, दाब बढ़ा करके तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित और ठंडा करना। यानी हम वायु में दाब बढ़ा देंगे और तापमान को कम कर देंगे। वायु में जब दाब को बढ़ा देते हैं और तापमान को कम करते हैं तो वायु का संपीड़न स्टार्ट हो जाता है और वायु ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें बात मिलती है यहाँ पर, जो वायु है वो किस रूप में मिलेगी, द्रवित वायु के रूप में मिलेगी। यानी वायु है वो द्रवित वायु के रूप में मिल जाएगी। उसके बाद में प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। तो वायु को हम, द्रवित वायु जो है उसको धीरे धीरे दोबारा से गर्म करेंगे किसके अंदर, प्रभाजी आसवन के अंदर हम इसको वापस से धीरे धीरे गर्म करेंगे। और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होता है। जैसे कि क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक अगर ऑक्सीजन का क्वथनांक जो होता है -183 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो करते हैं प्रभाजी आसवन के अंदर जो संघनन हम करेंगे वो -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन हमें मिलती है और औसत होता है 20.9।
यानी कि प्रतिशत कितना होता है 20.9, यानी कि 21% हम कह सकते हैं। फिर आर्गन जो गैस है, आर्गन का यहाँ पर जो क्वथनांक होता है वो होता है -186 डिग्री सेल्सियस, यानी वायु में प्रतिशत कितना होगा इसका 0.9, यानी ऑर्गन वायु में 0.9% पाई जाती है। नाइट्रोजन का है यहाँ पर क्वथनांक और भी ज़्यादा होता है, यानी 196 नाइट्रोजन का होता है। और यहाँ पर वायु में जो प्रतिशत होता है इसका वो होता है 78.1, यानी 78.1% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ऐसे इसको प्रभावी आसवन विधि द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं। अब वायु के घटकों का जो पृथक्करण यहाँ पर दिखाया गया है वो कैसे दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले हमने कोई भी छानने की कोई चीज ली जिससे हम वायु को छान सके ताकि मिट्टी के कण उसमें नहीं जाए। वायु यहाँ से एंटर करती है, यानी वायु प्रवेश करती है। अब यहाँ इस जगह पर क्या कर दिया जाता है, वायु का दाब बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर दाब कैसे बढ़ाया जाएगा, इस संपीड़न करके, यानी कि इसको आपस में दबा करके वायु का दाब यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। दाब बढ़ाने के बाद में दबाव में वायु है जाती है। दबाव में वायु कैसे जाएगी, गर्म होकर के जाएगी। अब गर्म वायु है इसको हम क्या करते हैं, गर्म वायु को ठंडा करते हैं। अब गर्म वायु को ठंडा किसके द्वारा किया जाएगा, जमा हुआ शीतल जल निवेश, यानी कि यहाँ पर ये घुंडियां हैं, घुंडियां यानी परख नली। अब इन परख नलियों में हम ठंडा जल देते हैं और यहाँ से ठंडा जल निकलेगा। इसका मतलब यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए घुंडियों में बर्फ भी हम घुसा देते हैं तो बर्फ की वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इधर से गर्म वायु आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गर्म वायु इस जगह पर आकर क्या होगी, ठंडी होगी। और ठंडी होने की वजह से हमें यहाँ से क्या मिलेगा, शीतल संपीड़ित वायु हमें मिलती है, यानी वायु ठंडी यहाँ पर होती है। और शीतल संपीड़ित वायु से यहाँ पर पृथक करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, पृथक करने के लिए यहाँ पर हमें द्रवित वायु मिलेगी। अब द्रवित वायु को यहाँ पर क्या विस्तारक जेट लगाया जाता है जिसे द्रवित वायु को अलग अलग किया सके। और यहाँ पर क्या लगाया जाता है, ये वाली जो चीज है ये शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर मिलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुष्क बर्फ के रूप में भी पाई जाती है। तो यहाँ से हम बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, जो शीतल संपीड़ित वायु है उससे प्राप्त कर लेते हैं। फिर द्रवित वायु करते हैं प्रवाजी आसवन कॉलम के द्वारा। प्रवाजी आसवन कॉलम में मिल जाती है नाइट्रोजन, मिल जाता है हमें ऑर्गन यहाँ पर मिल जाती है। और फिर जल आगे जाएगा और द्रवित ऑक्सीजन है, यानी कि द्रव के अंदर जो ऑक्सीजन है हमें आगे यहाँ पर मिल जाएगी। तो नाइट्रोजन और ऑर्गन तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं प्रवाजी आसवन कॉलम के अंदर ही, और बाकी जो ऑक्सीजन है वो जल के साथ में द्रवित ऑक्सीजन में चली जाती है। तो इस तरीके से वायु के घटकों का पृथक्करण हम करेंगे। यदि हम वायु से ऑक्सीजन को प्रभावित करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है। और इस द्रवित गैस को प्रवाजी आसवन के स्तर में धीरे धीरे हम दोबारा से द्रवित गैस को यहाँ पर क्या करते हैं, प्रवाजी आसवन में गर्म करते हैं। यानी द्रवित गैस को पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर गर्म करते हैं प्रवाजी आसवन कॉलम के द्वारा। तो प्रवाजी आसवन में जब धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं तो यहाँ सभी गैसें हैं विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार अलग अलग हो जाती हैं। अब हमें कुछ उत्तर देने हैं, जैसे कि वायु में उपस्थित उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, नाइट्रोजन का। उससे कम किसका होता है, ऑक्सीजन का। उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। यानी यहाँ पर हमने देखा है, जैसे इसके अंदर हम देखें ऑक्सीजन का सबसे कम और यहाँ पर नंबर आता है। तो ये क्वथनांक हैं, इन तीनों के अलग अलग बताए गए हैं। अब जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक है पहले द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले द्रव में कौन सा घटक यहाँ पर परिवर्तित होगा, ठंडा जब किया जाएगा तो यहाँ पर जो पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले द्रव में परिवर्तित होगा, यानी नाइट्रोजन आर्गन है ये प्रवाजी आसवन के द्वारा रखी जाती है। तो द्रव में कौन सा घटक परिवर्तित होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर द्रव में परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर है, कोई भी अशुद्ध अगर हमारे पास में नमूना है उससे हमें शुद्ध कॉपर सल्फेट निकालना है, यानी कि CuSO4 हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग क्या है 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट दे रखा है। जल की न्यूनतम मात्रा में इसको क्या कर देंगे, घोल देंगे। यानी 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट है उसको किसके अंदर घोल देंगे, जल के अंदर घोल देंगे।
अब अशुद्धियों को हमें क्या करना है, छानना है। तो जब अशुद्धियों को हम छानेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट है, हमने किसमें मिला दिया है, जल में मिला दिया है, यानी चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम औसत अशुद्ध कॉपर सल्फेट लिया है, जल की कुछ मात्रा में इसको मिला दिया है, अशुद्धियों को हम छानेंगे। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से हम क्या करते हैं, बाष्पीकृत करते हैं, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जल, इसको अगर हम क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने की है वो बाष्पीकृत होने लगता है, और बाष्पीकृत होकर के यहाँ पर हमें सिर्फ क्या वेट हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगा। तो ये जल घर में जो जल शुद्धि निकाय है, यानी कि जल को किस तरीके से शुद्ध किया जाता है, हमारे घरों में या फिर शहरों के अंदर जो जल लिया जाता है, जल जो पानी के लिए दिया जाता है, यानी पीने के पानी के रूप में जो जल आता है, वो किस तरीके से शुद्ध होकर के आता है। सबसे पहले जहाँ से जल, जैसे मान लीजिए नदी से जल लिया है, तो ये जल भंडार है, यानी नदी से जल लिया है, इसको ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए यहाँ पर एक क्या लगा दिया, तलत टैंक लगा दिया। तो इसमें जो भी कंकड़ पत्थर या मोटे मोटी जो चीजें हैं, ठोस पदार्थ हैं, वो इस तलत टैंक में कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे की साइड यहाँ पर बैठ जाएंगे। फिर यहाँ पर इसको निलंबित अशुद्धियों के तलट के लिए, यानी कि लोडिंग टैंक यहाँ पर लगाया जाएगा। लोडिंग टैंक में जो निलंबन अशुद्धियां हैं, जो एक ही प्रकार की अशुद्धियां हैं, वो यहाँ पर अलग कर ली जाती हैं। उसके बाद में छानक टैंक लगाया जाता है। छानक टैंक में क्या है, छानक टैंक में जो जल आएगा उसमें बारीक बालू है, यानी बारीक मिट्टू है, वो छान ली जाती है। कंकड़ पत्थर हैं, वो भी यहाँ पर छान लिए जाते हैं। मोटे जो कंकड़ हैं, वो भी यहाँ पर छान लिए जाते हैं। फिर बैक्टीरिया मारने के लिए यहाँ पर इसका क्लोनीकरण किया जाता है, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पर पानी को गुजारा जाता है। तो जो भी बैक्टीरिया हैं पानी के अंदर, वो मार दिए जाएंगे, और फिर इसको घरों में पानी को पहुंचा दिया जाता है, ताकि ये पीने के लिए काम आ सके। तो इस तरीके से जल घर में जल की शुद्धिकरण किया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे कि जो विलयन है उसको हमने क्या किया है, छानक पत्र से ढक दें। जैसे ये वाला जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस जल हमने लिया था, कॉपर सल्फेट प्लस जल, तो यहाँ पर हमने देखा है जैसे कि जल घर में जल शुद्धि निकाय, यानी कि शुद्ध जल शहरों में किस तरीके से घर तक पहुंचाया जाता है। कौन कौन से हम टैंक यूज करते हैं, निलंबित अशुद्धियों को अलग करने के लिए। तलत टैंक यूज करते हैं, जो ठोस पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए। और यहाँ पर बारीक मिट्टी, कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, मोटे कंकड़ होते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर छानक टैंक का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया मारने की क्लोनीकरण विधि अपनाएंगे। क्लोनीकरण विधि के द्वारा बैक्टीरिया हैं जल के अंदर से मार दिए जाएंगे, और फिर यहाँ पर पानी घरों के नलों में पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो विलयन लिया था उसमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस जल है, इसको हम छानक पत्र से ढक देंगे, और कमरे के तापमान पर इसे दिन भर हम ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देंगे। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली से हम प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी जो जल है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण कहा जाएगा, यानी कि इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो कौन सा प्रक्रम है जिसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं, यहाँ पर जैसे कॉपर सल्फेट है उसको जल से हम अलग करते हैं, तो यहाँ पर जल बाष्पीकरण के द्वारा अलग हट जाएगा, और कॉपर सल्फेट हमारा जो भी हमने प्लेट ली है, चीनी मिट्टी की जो प्लेट ली है उसमें रह जाएगा। तो ये मेथड कहलाता है क्रिस्टलीकरण, जिसमें एक को वाष्प के द्वारा अलग कर लिया जाता है और एक उसी में रह जाता है। तो चीनी मिट्टी की प्याली में क्या अवलोकन करते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली में है बाष्पीकरण की दर है यहाँ पर तेज हो जाएगी, क्योंकि चीनी मिट्टी की प्याली है वो पानी को क्या है, सोखेगी नहीं, पानी को क्या है, पिएगी नहीं। दूसरा, क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है, तो क्रिस्टल जिस तरीके से डालेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट डालेंगे तो कॉपर सल्फेट ही दिखाई देगा हमें, और अगर कोई और क्रिस्टल डाला है तो वही हमें दिखाई देगा। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे, कैसे पृथक किया था हमने, चीनी मिट्टी की रखी जो प्याली है उसमें जो क्रिस्टल रखा था कॉपर सल्फेट, उसको हमने बाष्पीकरण यानी क्रिस्टलीकरण विधि से द्वारा हम क्रिस्टलीकरण मेथड यहाँ पर अप्लाई किया है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं, हम क्रिस्टलीकरण विधि से प्राप्त करते हैं, क्योंकि नमक भी यहाँ पर ठोस है, यानी नमक का सूत्र होता है NaCl, ये ठोस है।
ये जल से कौन से मेथड से अलग करते हैं? क्रिस्टलीकरण मेथड से हम अलग करते हैं। अब नमक के अंदर हम बात करें कि समुद्री जल में जो नमक प्राप्त होता है उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, नमक के अंदर जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए हम कौन सी विधि उपयोग करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि उपयोग करेंगे। यानी अशुद्ध नमक से अगर हमें शुद्ध नमक प्राप्त करना है तो हम क्रिस्टलीकरण मेथड है, क्रिस्टलीकरण विधि है, उसी का उपयोग करेंगे। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम मानी जाती है। यानी क्रिस्टलीकरण विधि और वाष्पीकरण में यहाँ पर अंतर बताया गया है कि क्रिस्टलीकरण विधि है जो साधारण हम वाष्पीकरण करते हैं उससे अलग किस तरीके से है। पहला तरीका है इसमें अलग करने का या उत्तम बताने का कि कुछ ठोस विलगित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। यानी कुछ जो ठोस हैं जिनको हम गर्म करते हैं, अगर हम डायरेक्ट गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो यहाँ पर झुलस जाते हैं। इसलिए बाष्पीकरण करने के लिए हमें ठंडा करने की मेथड अप्लाई करना होगा। यानी बाष्पीकरण जो धीरे धीरे जहाँ पर किया जाता है वहाँ होता है क्रिस्टलीकरण, और बाष्पीकरण जहाँ पर डायरेक्ट गर्म करके किया जाता है वो बाष्पीकरण होता है। तो क्रिस्टलीकरण और बाष्पीकरण में दोनों में अंतर यही है कि क्रिस्टलीकरण को ज़्यादा उत्तम यहाँ पर बताया जाता है, क्योंकि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। जैसे चीनी को हम गर्म करेंगे तो चीनी क्या हो जाती है? झुलस जाती है, डायरेक्ट वो वाष्प में नहीं बदलती है। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। बाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण मेथड का उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में हम क्रिस्टलीकरण का प्रयोग करेंगे। अशुद्ध नमूने से फिटकरी का अशुद्ध नमूना है, उससे शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने में भी हम क्रिस्टलीकरण का उपयोग करेंगे। इस प्रकार के मिश्रण की प्रकृति के अनुसार यहाँ पर जो विधियां अब तक दी गई हैं, जैसे क्रिस्टलीकरण दी गई है, बाष्पीकरण विधि दी गई है, या प्रभांजीय आसवन विधि दी गई है, या आसवन विधि जो दी गई है, किसी का भी प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में के विकास के साथ साथ यहाँ पर पृथक करने के वाली विधियों का भी आविष्कार हुआ है। जैसे शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का हमने विभिन्न पर अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पेट्रोल और मिट्टी के है, यानी पृथककरण कीप लगा करके हमने इनको, पेट्रोल और मिट्टी का तेल है उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? घुलनशील था, वो था तेल और जल, तो वो अघुलनशील था, लेकिन ये घुलनशील है। तो घुलनशील को हम कौन सी विधि से अलग करते हैं? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है तब हम अलग विधि यूज करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस से कम अंतराल है तब हम अलग विधि यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम देखें 25 डिग्री सेल्सियस का कॉन्सेप्ट है। एक तो यहाँ पर ये है वायु से गैसों को अलग करते हैं। ये कब करते हैं? क्वथनांकों में ज़्यादा अंतर होता है, 25 के से कम अंतर होता है, तब हम इसको अलग करते हैं। तो ये विधि है प्रभांजीय आसवन विधि है, यहाँ पर उपयोग की जाएगी। यानी वायु से गैसों को अलग करते हैं प्रभांजीय आसवन विधि के द्वारा। कौन सी विधि है? ये 25 के से कम है। अगर 25 के से ज़्यादा होगा तो हम आसवन विधि यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है। ये कौन सी विधि है? आसवन विधि। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोल है और जो हमारा कैरोसिन है या जो घुलनशील पदार्थ हम यूज करते हैं वो कौन सी विधि से अलग करेंगे? आसवन विधि से हम अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखना है। जैसे दही से मक्खन आगे में बनाना है तो कौन सी विधि हम यूज करते हैं? समुद्र जल से अगर हमें नमक बनाना है यानी नमक निकालना है तो हम कौन सी विधि यूज करते हैं? नमक से कपूर को कैसे अलग करेंगे? तो इन विधियों के हमें नाम लिखना है। तो दही से मक्खन की विधि भी हमने देखी है, समुद्री जल से नमक की विधि भी हमने देखी है, और नमक नमक से कपूर की विधि हमने देखी है। नेक्स्ट हम देखें क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण की विधि हमने यहीं पर देखी है। ये ठोस प्रकार के जो होते हैं यानी अशुद्ध विलेय जो पदार्थ हैं उनको हम क्रिस्टलीकरण विधि से अलग करते हैं।
तो एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर यही दे रखा है कि क्रिस्टल का यानी चीनी मिट्टी के प्याले में जो क्रिस्टल है उसको जल से अलग किया है, और ये बाष्पीकरण से उत्तम बताई गई है क्रिस्टलीकरण विधि। अब बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की। जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन जिनको हम डायरेक्ट देख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन जिनको हम नहीं देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम देखें कि हमने पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, ये क्या है? सभी गुण हैं पदार्थ के। बहाव, किस तरीके से बह रहा है, घनत्व, कितना गाढ़ा है, पतला है, द्रवनांक, द्रव होता है, क्वथनांक होता है, द्रव से गैस में बदलता है, क्वथनांक, द्रवनांक होता है। इनको हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? जैसे रंग कैसा है उसका, कठोर कैसा है, कठोर है कि नरम है, दृढ़ता कैसी है उसकी, उसका बहाव कैसा है, कितनी वो पतला है, गाढ़ा है, घनत्व कैसा है उसका, द्रव्यनांक क्या है उसका, क्वथनांक क्या है, ये सभी भौतिक गुण कहलाते हैं। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। बर्फ का अलग भौतिक गुण है, जल का अलग अलग भौतिक गुण है, और वाष्प है अलग भौतिक गुण है। तीनों का सूत्र यहाँ पर H2O ही होता है, यानी कि जल ही होता है। लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं, यानी जल है और वाष्प है ये, और बर्फ है, तीनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि रासायनिक रूप से समान होते हैं। अब बात करें जैसे कि जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों क्या हैं? द्रव हैं। जल भी द्रव है, और खाना पकाने में जो तेल उपयोग करते हैं वो भी यहाँ पर द्रव है। लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं, यानी कि जल का गुणधर्म अलग है और जो हम रासायनिक तेल उपयोग कर रहे हैं उसका गुण अलग अलग है, यानी उनकी रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर अलग अलग है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है, यानी जल से अलग गंध आती है और पकाने का जो तेल है उससे अलग गंध आती है। तो दोनों को हम गंध के द्वारा पहचान सकते हैं। जल है वो जल्दी गर्म करने पर वाष्प में बदल जाएगा, जबकि तेल है वो लेट यहाँ पर गर्म करने पर वाष्प में बदलेगा। जल का क्वथनांक है कम होगा, जबकि तेल का क्वथनांक है वो ज्यादा होगा। तो इस तरीके से दोनों के रासायनिक गुणधर्म है यहाँ पर अलग अलग हैं। हम जानते हैं कि तेल हवा में क्या करता है? जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तो दोनों के गुण अलग अलग हो गए। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर तेल जलता है तो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। तो जब तेल जलता है, तेल जब गर्म करने पर जलता है तो क्या होता है? एक पदार्थ है उसको हमने क्या दी? ऊष्मा दी, यानी कि हमने उसको गर्म किया। तो वो एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ में बदल गया है, यानी उसकी जो रासायनिक संगठन है उसमें क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है। तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है और हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी यहाँ पर कहा जाता है। इसे मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया पर पिघल करके यहीं पर इकट्ठी भी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर हम देखें कौन कौन से वर्ग बता रखे हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बात करना है। पेड़ों को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन है एक बर्तन में पिघल जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जल का उबालकर बाष्प में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसको जल प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पर। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। तो जब विद्युत तरंग है जल में प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाती है, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन।
लकड़ी व कागज का जलना, तो लकड़ी और कागज अगर जल जाते हैं तो वापस से हम लकड़ी और कागज नहीं प्राप्त कर सकते, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। तो जो स्थायी होता है वो रासायनिक परिवर्तन, जो अस्थायी होता है वो भौतिक परिवर्तन। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थ हम यहाँ पर प्रयत्न कर सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो तत्वों और यौगिकों में पदार्थों को किस तरीके से परिवर्तित करते हैं या अलग अलग करते हैं। जैसे तत्व क्या होते हैं, तत्व की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले तत्व शब्द किसने इस्तेमाल किया था, रॉबर्ट बायल थे, वैज्ञानिक थे। 1661 में इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द बोला था। और फ्रांस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, जिन्हें रासायनिक केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, उन्हें कहते हैं रासायनिक। तो फ्रांस के रासायनिक थे एटोनी लॉरेंट, लवाइजिए, ये फ्रांस के रासायनिक थे। 1773 में इनका जन्म हुआ था और 1794 में इनकी मृत्यु हुई थी। सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था इन्होंने, यानी तत्व की परिभाषा प्रयोग करके इन्होंने तत्व की परिभाषा बताई थी। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया करके भी हम तत्व को और विभाजित नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें हम कहते हैं तत्व। जैसे कि हम क्या करते हैं, वायुमंडल में जो वायु होती है, वायु को हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तोड़ते हैं। तो इसका मतलब इसको और हम ऑक्सीजन को आगे तोड़ नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। कि वायुमंडल में, वायु में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, ये तत्व पाए जाते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो तीन तरह के तत्व होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब धातुओं के गुणधर्म यहाँ पर बताए गए हैं। धातु प्राय निम्न दिए गए गुणधर्मों से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। हो सकता है धातु ये सारे गुण प्रदर्शित करे, हो सकता है धातु इनमें से कुछ गुण यहाँ पर प्रदर्शित करे। तो धातु के गुण क्या बताए गए, पहला है ये चमकीली होती है, यानी धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफेद और सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि धातु के एक सिरे पर अगर हम ताप देते हैं तो दूसरे तरह सिरे पर ताप को महसूस किया जा सकता है। धातु के एक सिरे पर अगर हम लाइट देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि करंट देते हैं, तो दूसरे सिरे पर करंट महसूस की जा सकती है, यानी कि ये विद्युत का सुचालक है, ताप का भी ये सुचालक है। ये तन्य होती हैं, तन्य मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको मोड़ सकते हैं। धातु जो होती है तन्य होती है, इनके तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्य मतलब होता है ऐसी धातु जिसको तार के रूप में खींचा जा सके, वो कहलाती है तन्य। तो धातु क्या होती है, तन्य होती है। दूसरा, धातु आघात वर्धनीय होती हैं, यानी इनको पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है। तो धातुओं को पीट करके, लोहे से पीट करके या थोड़े से पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है, महीन चादरों में तोड़ा जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब धातुओं में अगर ध्वनि देते हैं तो ये अपने ध्वनि को क्या कर देती हैं, वापस हमें लौटा देती हैं। तो ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। तो धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि सोना उदाहरण, पोटेशियम है धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है। वैसे तो धातु ज्यादातर ठोस के रूप में रहते हैं, लेकिन ये पारा ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में कमरे के तापमान में रहता है। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातुओं में क्या होता है, दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को करते हैं, यानी अधातु भी यहाँ पर कुछ गुणों को दर्शा सकते हैं या फिर सभी गुणों को दिखा सकते हैं। पहली बात तो अधातु विभिन्न रंगों के होते हैं। दूसरा, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु क्या होती हैं, ना तो इसमें ताप प्रवाहित होती है, ना ही अधातुओं में विद्युत प्रवाहित होती है, यानी ये दोनों के कुचालक होते हैं, ताप के भी कुचालक होते हैं और विद्युत के भी कुचालक होते हैं। तीसरा, जो धातु होती हैं ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, यानी कि यहाँ पर ना तो ध्वनि प्रवाहित होती है, ना ही यह धातुएं चमकीली होती हैं, और ना ही धातुओं को पीटकर इनकी पतली परत बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये आघात वर्धनीय होती हैं।
जैसे धातुओं के एग्जाम्पल हम देखें, धातुओं के एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है। कार्बन कोल को हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व हैं धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरॉन है, उपधातु है, सिलिकॉन है, उपधातु है, और जर्मेनियम है, ये भी यहाँ पर उपधातु है। उपधातु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, यानी कि उपधातु, जिनके जो गुण है धातु से कम और अधातु से थोड़े से ज्यादा होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उपधातु, यानी कि सेमीकंडक्टर। तो अभी तक के तत्वों की बात करें, 100 से अधिक तत्वों की अब तक जानकारी हो चुकी है। उनमें से 92 तत्व है, यानी कि अब तक जो तत्व मिले हैं उनमें से 100 से ज्यादा की हमें जानकारी मिल गई है। 92 तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं और शेष मानव के द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर तत्व हैं जो ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर क्या है, गैसें हैं। तो 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस के रूप में रहते हैं। 2 तत्व हैं पारा और ब्रोमीन, कमरे के तापमान पर द्रव हैं। तो 2 तत्व ऐसे हैं जिनकी हम बात करें कि कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो वो कौन कौन से तत्व हैं, एक तो पारा है और दूसरा है ब्रोमीन। और नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर गैलियम और सीजियम तत्व है कमरे के तापमान पर से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, यानी गैलियम और सीजियम है, कमरे के तापमान से अगर थोड़ा भी तापमान हम बढ़ाते हैं तो ये द्रव अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अब कमरे का तापमान क्या होता है, जैसे केल्विन में ये दे रखा है 373। केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, 303 के दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, इसका मतलब इसमें से 273 हम माइनस कर 273 अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। 10 में से 7 गए तो 3, और ये यहाँ पर रह जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कमरे का तापमान हमारा लगभग लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, और शरीर के अंदर जो तापमान रहता है वो हमारा 30-35 के आसपास ही यहाँ पर रहता है। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन बनाता है। यानी यौगिक के अंदर संयोजन जो बनेगा वो रासायनिक तौर पर बनेगा। इसमें यौगिक के अंदर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व हैं आपस में मिलते हैं, अलग अलग अनुपात में ये मिलते हैं, यानी एक फिक्स अनुपात में मिलते हैं। मान लीजिए कि जैसे यौगिक हमारा हो गया पीतल, पीतल में क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर मिलता है। तो जिंक प्लस कॉपर, यानी जिंक की मात्रा अलग होती है 30%, कॉपर की मान ला 70% होती है। तो दोनों अलग अलग अनुपात में और किस तरीके से मिला जाते हैं, रासायनिक तौर पर जाते हैं। तो जब 2 अलग अलग तत्व या 1 से अधिक तत्वों को रासायनिक तौर पर संयोजन किया जाता है तो वो कहलाता है यौगिक। जैसे यौगिक हम बनाएंगे तो कक्षा में 2 समूह हम बना लेते हैं। पहले समूह में हम बात करें, दोनों समूह में 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर हमने ले ली है, और एक चीनी मिट्टी की प्याली हमने ले ली है। यानी हमें ले लेना है यहाँ पर लोहे का चूर्ण ले लेना है, और एक हमें ले लेना है 3 ग्राम सल्फर। तो ये 2 अलग अलग हमारे पास में तत्व हो गए। लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर हमें मिलाना है, यानी कि यहाँ पर पाउडर बना लेना है लोहे के चूर्ण और सल्फर का। दूसरे समूह से क्या कहना है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिला लेना है। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ मिलाना है, पाउडर को पीसकर मिला लेना है, और यहाँ पर दूसरे समूह में पीसकर मिलाने के बाद में मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करना है। यानी कि यहाँ पर दूसरे जो समूह है उसमें पाउडर को गर्म करना है, कब तक, जब तक कि वो पाउडर लाल ना हो जाए। अब हमें ज्वाला को हटा देना है और मिश्रण को ठंडा होने देना है। तो दोनों की हम जांच करते हैं, पहले समूह की और दूसरे समूह की। तो यहाँ पर प्राप्त सामग्री में जो चुंबकीय गुण की हम जांच करते हैं, सामग्री के निकट एक चुंबक ले जाते हैं और जांच करेंगे कि क्या सामग्री चुंबक को आकर्षित करती है। तो पहले ही हम बात करें क्या आकर्षित करेगी, तो जो ज़्यादा गर्म कर दिया है वो आकर्षित यहाँ पर नहीं करेगी। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की भी हम तुलना करते हैं। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिला देते हैं, यानी जो भी हमें सामग्री मिल रही है एक में हम मिला देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड मिला देंगे, और एक भाग में यहाँ पर मिला देंगे कार्बन डाइसल्फाइड, और मिश्रण अच्छी तरह मिलाएंगे और छान लेंगे। और प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में जो भी प्राप्त पदार्थ है उसका जो हम मिला देते हैं H2SO4, तनु H2SO4। और फिर यहाँ पर
H2SO4 को क्या बोलते हैं? तनु H2SO4 को बोलते हैं तनु अम्ल को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो H2SO4 नहीं होगा, इसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। इसको बोलते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोनों में से एक भाग दूसरे भाग में हम मिला देते हैं। अब हमें क्रियाकलाप की जांच करनी है। लोहे और सल्फर के तत्वों के साथ में अलग अलग हम दोहराएंगे, यानी ये जो परीक्षण हमने किया है लोहे के साथ में दोहराएंगे और सल्फर के साथ में भी दोहराएंगे। तो क्या हमें मिलता है, जैसे कि पाउडर लिया था, एक हमने लिया था पाउडर गर्म करने के बाद, और दोनों में यहाँ पर हमें ने मिलाया है, यानी कि डायरेक्ट पाउडर में मिलाया है तनु H2SO4, और जो गर्म करके जो पदार्थ मिला था उसमें हमने मिलाया है हाइड्रोक्लोराइड, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु क्या होता है? थोड़ा सा पतला टाइप में ये होगा। अब हमें कुछ उत्तरों की जांच करनी है। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में एक समान है? तो समान नहीं होगी। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? तो जो हमने गर्म नहीं की है उसमें चुंबकीय गुण यहाँ पर विद्यमान रहेगा, जो हमने गर्म कर दिया उसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम है, यानी इस सामग्री को हम अलग अलग कर सकते हैं चुंबक के द्वारा? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूह में गैस प्राप्त होती है? इसकी हमें चेक करनी है। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध है वो समान है या अलग अलग है? तो पहला तो बात करें समूह बंध द्वारा जो प्राप्त गैस है वो है हाइड्रोजन, यानी लोहे के चूर्ण प्लस सल्फर को पीस करके हम क्या करते हैं, इसमें जब तनु H2SO4 हमने मिलाया है तो हमें क्या मिलती है? गैस। और ये हाइड्रोजन गैस है, यानी कि H2 यहाँ पर गैस हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस रंगहीन होगी, गंधहीन होगी, यानी गंध भी नहीं आएगी, रंग भी इसका नहीं होगा, और ज्वलनशील होगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस है, जल सकती है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच है कक्षा में हम नहीं करना है। ज्वलनशीलता की जांच क्यों नहीं करना है कक्षा में? क्योंकि विस्फोट हो सकता है। अगर हम हाइड्रोजन की ज्वलनशीलता की जांच करेंगे तो फट सकती है, परख वगैरह फट सकती है, आग लग सकती है। दूसरे समूह की बात करें, जो प्राप्त गैस है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो पहले से तो हमें सिर्फ मिल रही है हाइड्रोजन, दूसरे से हमें मिलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, और यह रंगहीन गैस है, यानी इसका भी रंग नहीं होता है। और इसकी गंध कैसे आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध है वो आती है सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध किसके अंदर आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर आती है। तो आपने यहाँ पर पाया कि दोनों समूह के द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुण दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ यहाँ पर दिखाया था, तो यहाँ पर हम देखें कि समूह भौतिक परिवर्तन हुआ है, यानी समूह वन में क्या हुआ है? सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ है, जबकि समूह सेकंड है रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि समूह वन द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है जिसमें लोहा और सल्फर है, और समूह दूसरा है उसमें जो हमें मिला है वो क्या मिला है? मिश्रण के गुण दोनों में मिले हुए तत्वों के गुण के समान है, मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। और समूह सेकंड द्वारा जो प्राप्त सामग्री है वो क्या है? यौगिक, यानी पहले समूह में तो हमें मिश्रण ही मिला है, दूसरी समूह में हमें क्या मिला है? यौगिक मिला है यहाँ पर। तो दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया है। अगर दोनों तत्वों को ज़्यादा गर्म करते हैं तो यौगिक मिल जाएगा हमें, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरीके से भिन्न है, यानी पहले जो गुण थे उनसे इनका गुण यहाँ पर बिल्कुल अलग है। तो यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में क्या होता है? समान होता है। तो हम देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थों की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को हम आलेख से द्वारा समझ सकते हैं। तो आलेख से समझने से पहले यहाँ पर हम बात करें इसकी मिश्रण और यौगिकों की बात कर लें कि मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है। मिश्रण में क्या होता है? तत्व तत्व या यौगिक मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण मिश्रण में नहीं होता है, जबकि यौगिक में क्या होता है? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। मिश्रण की बात करें, मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय है, यानी परिवर्तन किया जा सकता है। यौगिक में जो नए पदार्थ का संगठन है वो सदैव स्थायी है, अपरिवर्तनीय है। मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, यानी जो भी घटक है उनके गुणधर्म क्या क्या है वो मिश्रण में पता चलता है। यौगिक में हमें क्या होता है? नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से भिन्न हो जाते हैं।
मिश्रण के अंदर घटकों की भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं, यानी मिश्रण को हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में हम घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर पदार्थों के जो रूप हैं वो बताए गए हैं, यानी 3 रूप यहाँ पर पदार्थों के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाएगा। शुद्ध पदार्थ है, यानी पदार्थ 2 प्रकार के हो गए हमारे पास में। शुद्ध पदार्थों के रूप में तत्व और यौगिक मिलते हैं, ये शुद्ध पदार्थों के उदाहरण है। जबकि मिश्रण के उदाहरण क्या है? सममांगी और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब ठोस पदार्थों में जो तत्व और यौगिक में क्या होता है? तत्व में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, यानी कि तत्व है कभी भी सरल पदार्थों में विभक्त नहीं होगा। तत्व के उदाहरण है जैसे कि कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, लोहा है, हाइड्रोजन है, पारा है। यौगिक की बात करें, यौगिक में रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा घटक तत्वों में इनको विघटित किया जा सकता है, यानी यौगिकों को नियत संगठन के द्वारा ये रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इनको घटक तत्वों में तोड़ा जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें जल, जल को तोड़ सकते हैं, चीनी है, नमक है और मेथेन है। जब यहाँ पर हम बात करें मिश्रण की, मिश्रण 2 प्रकार के हैं, सममांगी और विषमांगी। सममांगी में क्या होता है? समान संगठन हम उपयोग में लेते हैं, विषमांगी में हम असमान संगठन हम उपयोग लेते हैं। सममांगी के अंदर समांग संगठन के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड है, और कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर हम उपयोग ले रहे हैं, जल या अल्कोहल है, ये सभी सममांगी के उदाहरण हो जाएंगे। विषमांगी के उदाहरण की बात करें, बालू और नमक है, विषमांगी का उदाहरण है। चीनी तथा नमक है, विषमांगी का उदाहरण है। लकड़ी, रक्त तेल में जो जल होता है वो भी यहाँ पर विषमांगी का उदाहरण है। अब जैसे हमने यहाँ पर अब तक क्या 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 सीखा है, उनका क्या है? समेशन है। जैसे कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, यानी मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक है किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, और अवयव को यहाँ पर विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की सांद्रता, यानी कि विलेय की द्रव्यमान और आयतन होता है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील और आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है, और निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड की बात करें, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश के फैलाव कर सकने में सक्षम है। कोलाइड उद्योगों में और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलेय कणों की परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि परिक्षेपण होने से पहले की अवस्था परिक्षिप्त, यानी जो कण विलेय होते हैं उनको कहते हैं प्राक्षिप्त प्रावस्था। और विलायक को यहाँ पर पूरी तरीके से वितरित रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर विलायक को क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थों का मूल रूप होता है जिसे हम और यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है, यानी कि यौगिक में यहाँ पर रासायनिक रूप से क्या होता है? पदार्थों का संयोजन होता है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व हैं, यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाता है। मिश्रण में जो भी तत्व होंगे, जो भी उपस्थित तत्व होंगे, अथवा मिश्रण में जो भी यौगिक होंगे, वो अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। जबकि यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं वो गुणों से अपने आप में भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में अपने अपने गुणों को ये दर्शाते हैं।